बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मीनिया ने भी किया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। यूएन जनरल असम्बली करारदाद की तायीद। इसराइल नाराज, सफीर को तलब कर लिया। गाजा के रफा में इसराइली टैंक्स भेजे गए। मकामी लोगों को कब्जे का अंदेशा, कई जगहों पर हमले। अल-क़स्साम ने आईडीएफ टैंकों को तबाह कर दिया। इसराइल ने 2 फौजी हलाकतों का किया इकरार। कई मकामात पर लड़ाई में तेजी। इसराइली फौज गाजा से बाहर निकलना चाहती है। नेतन्याहू के इरादे कुछ और हैं। इसराइली मीडिया में एक्सपर्ट्स का दावा। यूक्रेन को हथियार देना बहुत बड़ी गलती होगी, पुतिन ने साउथ कोरिया को किया खबरदार। हज के दौरान 98 इंडियंस का इंतकाल। वजारत खारजा ने की तस्दीक। गर्मी से मौतों पर नित नई कहानियां। कनाडा पार्लियामेंट में खालिस्तानी लीडर निज्जर की याद में खामोशी मनाई गई। इंडिया का एहतजाज, कहा इंतहा पसंदी को सियासी जगह नहीं देनी चाहिए। केजरीवाल फिलहाल जेल से नहीं छूटेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की दरखास्त पर जमानत पर लगाई रोक। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। इसका एक सबूत जुमे को उस वक्त मिला जब आर्मीनिया ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया ने गाजा जंग फौरी रोकने और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की करारदाद की तायीद की। इससे पहले बाज़ यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। आर्मीनिया की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गाजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल और फौजी टकराव दुनिया का अहम मसला है जिसे हल करना चाहिए। आर्मीनिया ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने, सिविलियन आबादी के खिलाफ तशद्दुद, लोगों को कैद में रखने की मुखालिफत की और किसी शर्त के बगैर होस्टेजेस की रिहाई पर जोर दिया। इसराइल ने आर्मीनिया के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। इसराइल की वजारत खारजा ने कहा कि उसने आर्मीनिया के सफीर को तलब करते हुए एहतजाज दर्ज किया। एक महीना पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। इससे पहले एक और यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने 30 मई को आजाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। गाजा में इसराइल की बर्बरियत की वजह से इसराइल मगरबी मुल्कों में भी और अपने इत्तेहादियों की हमदर्दियों से भी महरूम होता जा रहा है। गाजा में इसराइल के हमले और बर्बरियत जारी है। ताजा हमलों में कई फलस्तीनी सिविलियंस हलाक और जख्मी हुए। फलस्तीनी सोर्सेस ने बताया कि नुसैरात रेफ्यूजी कैंप पर हमले में कम से कम 6 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 12 जख्मी हुए। मगाजी और बुरेजी कैंप्स पर भी हमले किए गए। वफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि दिर अल बला में 1 फलस्तीनी जाँ बहक हुआ। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि गाजा जंग शुरू होने के बाद से अब तक इसराइल के हमलों में 37,430 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। जख्मियों की तादाद 85,650 बताई गई। रफा में काफी दूर तक इसराइली टैंक्स घुस पड़े हैं। उन्होंने बेघर लोगों के टेंट्स पर शेलिंग की। रफा और दूसरे मकामात पर हमास और इसराइली फौज के दरमियान सख्त लड़ाई की खबर है। गाजा में इसराइली बमबारी में एक जर्नलिस्ट सलीम अशरफा जाँ बहक हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इस तरह अब तक गाजा जंग शुरू होने के बाद से मरने वाले जर्नलिस्टों की तादाद 152 हो गई है। गाजा में ताज़ा लड़ाई के दौरान इसराइल के 2 फौजी मारे गए हैं। इसराइली मीडिया में इस बात की तस्दीक की गई। सेंट्रल गाजा में हमास के मॉर्टार हमले में आईडीएफ के 2 रिजर्व सिपाही हलाक हुए और 3 जख्मी हुए। मरने वाले फौजियों की पहचान कर दी गई है। बढ़ती हुई इसराइली हलाकतों की वजह से इसराइल में बेचैनी बढ़ती जा रही है। नवंबर में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद कम से कम 312 हो गई है।
इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कई मकामात पर धावे किए और दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। रामल्ला, नाबलस, कलकीली और दूसरे मकामात पर धावों और गिरफ्तारियों की खबरें हैं। इसराइल ने कई इलाकों में अपने टैंक्स भेजे। बाद शहरियों ने बताया कि इसराइल रफा में कब्जे की तैयारी कर रहा है। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसके फाइटर्स ने एंटी टैंक रॉकेट से रफा के शबूरा रेफ्यूजी कैंप में 2 इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया और इसराइली सिपाहियों को हलाक किया जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसराइल ने फौरी तौर पर हमास के इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। यह भी मालूम नहीं हो सका कि क्या जिन 2 इसराइली फौजियों के मरने की तस्दीक की गई है वो इस हमले में मारे गए हैं या कोई दूसरा हमला था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा जंग के बाद अरब मुल्कों को मिलकर एक मंसूबे पर काम करना चाहिए और कट्टरपन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेतन्याहू ने जिन पर जंग रोकने के लिए काफी दबाव है, कहा कि फलस्तीनियों के लिए यह प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जिसमें उनके कट्टरपन को दूर करना चाहिए। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन पहले इसराइली फौज के एक तर्जुमान के बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया है, जिन्होंने कहा था कि हमास एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता। हमास फलस्तीनियों के दिलों में बसती है। इस तरह उन्होंने ये बात मानी कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन नेतन्याहू ने इस बयान पर रिएक्शन दिया और कहा कि हमास को खत्म किया जाएगा। गाजा जंग शुरू होने से पहले इसराइली वजीर आजम ने हमास को खत्म करना अपना मकसद बताया था, लेकिन अब तक इसराइल 9 महीने की जंग के बावजूद इस मकसद को हासिल नहीं कर पाया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली फौज गाजा से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वजीर आजम नेतन्याहू का ख्याल कुछ और है। इसराइली मिलिट्री एनालिस्ट नामोस बेरी के हवाले से ये बात कही गई। इसराइली अखबार हार्टिज में लिखते हुए उन्होंने कहा कि नेतन्याहू मुसलसल कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, लेकिन अब तक जंग के मकसद हासिल नहीं किए जा सके हैं और इसका इकरार भी किया जा रहा है। जंगबंदी कोशिशें भी जारी है। इन कोशिशों के सिलसिले में जर्मन वजीर खारजा एनालिना बारबॉक अगले हफ्ते मिडल ईस्ट का दौरा करेंगी। वजारत खारजा की तर्जुमान ने बर्लिन में बताया कि पीर को वजीर खारजा इसराइल पहुंचेंगी। इससे पहले वो लग्जमबर्ग में यूरोपीय फॉरेन मिनिस्टर्स से बातचीत करेंगी। वो मंगल को फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद मुस्तफा से रामल्ला में मुलाकात करेंगी। इसके बाद वो लेबनान जाएंगी। हालिया अरसे में लेबनान सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है और इलाके में एक और जंग का खतरा मंडला रहा है। स्पेन और कतर के फॉरेन मिनिस्टर्स ने गाजा जंगबंदी कोशिशों के बारे में बातचीत की। स्पेन के वजीर खारजा जोस मैनुअल ने कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात की। उन्होंने मैड्रिड में मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दोनों लीडर्स ने इस मौके पर कहा कि रफा में फौजी ऑपरेशन रोकना जरूरी है। हम 2 रियासती हल की तायद करते हैं। हम चाहते हैं कि मगरबी किनारे और गाजा को मिलाकर एक रियासत बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हम साउथ लेबनान में अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं ताकि तनाव कम कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि हम कैदियों के तबादले और सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं। कतर शुरू से ही जंगबंदी की कोशिशों में सरगर्म रहा है। अमेरिका ने रेड सी में हूसियों के 6 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी फौज ने यह बात बताई। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि उसकी फोर्सेस ने ईरान की मदद रखने वाले हूसियों के 2 ड्रोन्स को पिछले 24 घंटों के दौरान तबाह किया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साउथ कोरिया को वार्निंग दी है कि अगर वो रशिया के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियार देंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। साउथ कोरिया ने कहा कि वो रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक नए समझौते के जवाब में ऐसे इम्कान पर गौर कर सकता है। रशिया के सदर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के एक समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के मुताबिक अगर इनमें से किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत होती है तो दूसरा मुल्क उसकी मदद के लिए आएगा। पुतिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मॉस्को ऐसा फैसला कर सकता है जिससे साउथ कोरिया की लीडरशिप खुश नहीं होगी। अगर सोल कीव को हथियार देता है तो मॉस्को ऐसा फैसला करेगा। रशियन लीडर वियतनाम में खिताब कर रहे थे। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम का दौरा किया और वहां कम्युनिस्ट लीडर्स से मुलाकातें की। पुतिन ने यह भी वार्निंग दी कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन को हथियारों से मदद देंगे तो मॉस्को नॉर्थ कोरिया को हथियार देगा।
ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ कनाडा की पाबंदियों पर एहतजाज किया है। कनाडा की हुकूमत ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, जिसके बाद ईरान की वजारत खारजा ने तेहरान में इटली के सफीर को तलब किया और एहतजाज किया। इटली ईरान में कनाडा के मफादात की निगरानी करता है। ईरान ने कनाडा की हुकूमत के फैसले पर एहतजाज करते हुए उसे गैर कानूनी कदम बताया और कहा कि यह फैसला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और इसके अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। ईरान ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इटली के सफीर ने कहा कि वो ईरान के जज्बात और एहतजाज से कनाडा की हुकूमत को वाकिफ कराएगा। ईरान में सदारती इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वोटर्स की राय बटी हुई नजर आ रही है। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की वजह से ईरान में सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। 28 जून को वोट डाले जाएंगे। अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके वोट देने से मुल्क के मौशी मसाइल हल होंगे और क्या हिजाब के बारे में कानून में नरमी की जाएगी। 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 5 पुराने ख्यालात के हैं और एक को इस्लाह पसंद समझा जा रहा है। ये इलेक्शंस एक ऐसे वक्त हो रहे हैं जब मिडिल ईस्ट में हालात तनाव से भरे हुए हैं। गाजा लड़ाई जारी है, लबनान की सरहदों पर तनाव है, रेड सी और खलीज अदन में हुसी हमले कर रहे हैं, ईरान पर पाबंदियां हैं, इधर यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से आलमी सतह पर संबंदियां हो रही हैं। सदारती उम्मीदवारों के बीच बहस भी हुई जिसे लोगों ने टेलीविजन पर दिलचस्पी से देखा। समझा जा रहा है कि असल मुकाबला सईद अहमद जलीली और बाकर कालिबाफ और एक एतदाल पसंद उम्मीदवार के दरमियान है। बाकर कालिबाफ पार्लियामेंट के स्पीकर रह चुके हैं, जबकि सईद जलीली ईरान की तरफ से न्यूक्लियर बातचीत में हिस्सा ले चुके हैं। मसूद पेजिशकियान अकेले इस्लाह पसंद उम्मीदवार हैं। हज खत्म हो गया लेकिन हज अब भी सुर्खियों में है, लेकिन गलत रीजंस की बिना पर। ऐसी खबर आई है कि इस साल हज के दौरान शदीद गर्मी से और सऊदी हुकूमत के खराब इंतजाम की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन बाद सोर्सेस का कहना है कि यह तादाद हजारों में है। लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस ताल्लुक से कोई फिगर जारी नहीं किया। BBC और मीडिया के बाज़ इदारों ने 1000 से ज्यादा लोगों के मरने की तस्दीक की। कहा जा रहा है कि मरने वालों में सबसे ज्यादा इजिप्शियंस हैं, लेकिन कई मुल्कों के लोग गर्मी से मरने वालों में शामिल हैं। इनमें इंडियंस भी हैं। इस दौरान दिल्ली में वजारत खारजा ने बताया कि इस साल हज के दौरान 98 इंडियंस का इंतकाल हुआ है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस साल 1,75,000 इंडियंस हज के लिए गए थे। अब तक हमें खबर मिली कि 98 इंडियंस का इंतकाल हुआ है। इस साल हज के दौरान मक्का में टेम्परेचर 47 डिग्री से ज्यादा था। बाद सोर्सेस के मुताबिक टेम्परेचर 50 डिग्री को भी छू गया। इस साल 18 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने हज अदा किया। इनमें 16 लाख से ज्यादा बाहर के मुल्कों से आए थे। कम से कम 10 मुल्कों ने कंफर्म किया है कि उनके हाजी सऊदी अरब में इंतकाल कर गए हैं, जिसकी वजह शदीद गर्मी है। हज में गर्मी से मौतों के बारे में अलग अलग खबरें आ रही हैं। कई लोग लापता बताए गए हैं। इजिप्ट के एक शहरी ने बताया कि उनकी मां लापता थी, जो सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में मुर्दा पाई गई हैं। एक दिन पहले बाज हाजियों के हवाले से BBC ने कहा था कि सऊदी हुकूमत ने बहुत खराब इंतजाम किए। 7 किलोमीटर के फासले तक उन्हें कोई साया नहीं था, कोई पानी का इंतजाम नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें एक बहुत ही खराब जगह घंटों ठहराया गया। एक खातून हाजी ने कहा कि उन्हें कैंपों में ऐसे रखा गया था जैसे फार्म्स में मुर्गियों या जानवरों को रखा जाता है। कनाडा की पार्लियामेंट में हरदीप सिंह निज्जर की याद में 1 मिनट की खामोशी मनाई गई, जिनका कत्ल हुआ था, जो एक खालिस्तानी मिलिटेंट लीडर थे। इस वाक़े पर इंडिया ने एहतजाज किया। वजारत खारजा ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि वो इंतहा पसंदी को सियासी जगह देने के खिलाफ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि फौरी तौर पर ऐसे किसी भी कदम के हम मुखालिफत करते हैं जिससे इंतहा पसंदी को सियासी जगह मिलती हो या तशद्दुद की तायद होती हो। खालिस्तान सिटीजन कोर्ट के बारे में वजारत खारजा ने कहा कि हमने इस पर इंडिया में कनाडा के हाई कमीशन से एहतजाज किया है और यह मसला उठाया है। अमरीकी कांग्रेस के एक डेलीगेशन के इंडिया दौरे और दलाई लामा से मुलाकात के बारे में एक सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि दलाई लामा के बारे में इंडिया का नुक्ता नजर मुस्तकिल है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। ईडी की दरखास्त पर फैसले तक हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई। एक दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने कहा कि ईडी की दरखास्त पर फैसले के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई पर उस वक्त तक रोक लगी रहेगी जब तक ऊंची अदालत में दरखास्त पर फैसला नहीं हो जाता। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना जुमे को 2 दिन के सरकारी दौरे पर इंडिया पहुंची। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के बीच करीबी ताल्लुकात को और मजबूत करना है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद तीसरी मोदी हुकूमत बनने के बाद से किसी बैरूनी लीडर का यह इंडिया में पहला दौरा है। शेख हसीना खित्ते के उन 7 मुल्कों के लीडर्स में शामिल थी जिन्होंने मोदी हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लिया था। इंटरनेशनल योगा डे दुनिया भर में मनाया गया। इस सिलसिले में कई मुल्कों में तकरीबात हुई। इंडिया में असल तकरीब श्रीनगर में हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और योगा के आसन किए। यह 10वां इंटरनेशनल योगा डे था। यूनाइटेड नेशंस में भी इस ताल्लुक से प्रोग्राम हुआ। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कई लोगों ने योगा तकरीब में हिस्सा लिया। बैरूनी मुल्कों में इंडिया के सफारतखानों और कॉन्सुलेट्स ने भी प्रोग्राम्स रखे। इस मौके पर मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि योगा से मुताल्लिक एक नई इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और 3 दूसरी रियासतों में वोटर लिस्टों पर नजरसानी का हुक्म दिया है। एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने श्रीनगर का दौरा करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शंस कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्द मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। कमीशन ने जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस की तैयारियों का जायजा लिया। इन रियासतों में 1 जुलाई से इलेक्शंस के सिलसिले में काम शुरू होगा। तेलंगाना में चुप्पाडंडी हल्के के कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर मेडिपल्ली सत्यम की बीवी ने खुदकुशी कर ली है। बताया गया कि अलवाल की पंचशील कॉलोनी की रहने वाली रूपा देवी चारशंबे की रात छत से लटकी हुई पाई गई। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। घर वालों ने दरवाजा तोड़ा और उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खबर मिलने पर अलवाल पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में शिफ्ट किया। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। मेडपल्ली सत्यम ने करीमनगर जिले के हल्के चुप्पाडंडी में पिछले साल के असेंबली इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी। इस दौरान खबर है कि रुकन असेंबली अपनी बीवी की मौत की खबर के बाद यानी उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखिए। आर्मीनिया ने भी किया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। यूएन जनरल असेंबली करारदाद की तायीद। इसराइल नाराज, सफीर को तलब कर लिया। गाजा के रफा में इसराइली टैंक्स भेजे गए। मकामी लोगों को कब्जे का अंदेशा, कई जगहों पर हमले। अल-कसाम ने आईडीएफ टैंकों को तबाह कर दिया। इसराइल ने 2 फौजी हलाकतों का किया इकरार। कई मकामात पर लड़ाई में तेजी। इसराइली फौज गाजा से बाहर निकलना चाहती है। नेतन्याहू के इरादे कुछ और हैं। इसराइली मीडिया में एक्सपर्ट्स का दावा। यूक्रेन को हथियार देना बहुत बड़ी गलती होगी। पुतिन ने साउथ कोरिया को किया खबरदार। हज के दौरान 98 इंडियंस का इंतकाल। वजारत खारजा ने की तस्दीक। गर्मी से मौतों पर नित नई कहानियां। कनाडा पार्लियामेंट में खालिस्तानी लीडर निज्जर की याद में खामोशी मनाई गई। इंडिया का एहतजाज, कहा इंतहा पसंदी को सियासी जगह नहीं देनी चाहिए। केजरीवाल फिलहाल जेल से नहीं छूटेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की दरखास्त पर जमानत पर लगाई रोक। ये थी आज की सभी को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।